Good morning friends, welcome back to our YouTube study channel Learn It. आज हमारा लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का थर्ड क्लास है। आज हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। Each organism is adapted to its environment. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक जीव अपने अपने एनवायरनमेंट के अनुकूल होता है। जो जीव जहाँ रहते हैं वो वहाँ के एनवायरनमेंट के अनुकूल होते हैं, और जो भी ऑर्गेनिज्म जिस प्रकार का भी भोजन लेते हैं, जिस प्रकार का न्यूट्रिशन लेते हैं, ये उस बात पर डिपेंड करती है कि उस जगह पर किस तरह की फूड मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी है और ऑर्गेनिज्म किस प्रकार अपने भोजन को प्राप्त कर रहा है। इन दोनों बातों पर ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह का न्यूट्रिशन लेगा। एग्जाम्पल, whether the food source is stationary such as grass is stationary, or mobile such as deer, would allow for differences in how the food is assessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion. जैसे कि घास है और डियर है, ये दोनों जो भी ऑर्गेनिजम्स इन दोनों का सेवन करेंगे, यानी कि अपने न्यूट्रिशन के फॉर्म में लेंगे, अपने फूड के तौर पर इन्हें लेंगे, वो उनमें डिफरेंस होगा कि वो किस प्रकार ले रहे हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग मटेरियल हैं, तो दोनों को अलग अलग तरीके से लिए जाएंगे। ओके, there is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organism. बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, तरीके हैं जिससे ऑर्गेनिजम्स अपने भोजन को लेते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब इट। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड मटेरियल्स को बाहर ही, बॉडी के बाहर ही तोड़ लेते हैं और उसके बाद उसको एब्सॉर्ब करते हैं। Examples are fungi like bread moulds, yeast and mushrooms. Fungi इसकी examples हैं जो food materials को अपने body के बाहर ही पहले उसका decomposition मतलब करते हैं, उसका breakdown करते हैं, उसके बाद उसका absorption करते हैं। Others take in whole material and break it down inside their bodies. और बाकी जो organisms होते हैं वो पहले फूड मटेरियल्स को इनटेक करते हैं, उसके बाद बॉडी के अंदर उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग। और किस प्रकार का फूड मटेरियल ऑर्गेनिज्म लेगा और उसको तोड़ेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका बॉडी डिजाइन कैसा है और उसके बॉडी के फंक्शंस कैसे हैं। Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. कुछ ऐसे भी organisms होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड प्लांट्स से या एनिमल से लेते हैं बिना उन्हें मारे। This parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like cuscuta, orchid sticks, lychees and tapeworms. ये जो न्यूट्रिशन मोड है लेने का, न्यूट्रिशन का फॉर्म है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बिना प्लांट्स को या एनिमल्स को मारे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जिस ऑर्गेनिज्म को फूड लेना होता है वो प्लांट से अगर लेना होता है तो वो प्लांट का होस्ट बन के रहता है उसकी बॉडी पर, या एनिमल से लेना होता है तो एनिमल का होस्ट बन के रहता है या उसकी बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर। इस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी जो है फूड लेने का, ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूज किया जाता है, जैसे कस्कूटा, ऑर्चिड स्टिक्स, लीचीज एंड टेपवॉर्म्स। ये सारे ऑर्गेनिजम्स पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। Now our next topic is how do organisms obtain their nutrition. अब ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं।
Since the food and the way it is obtained differs, the digestive system is different in various organisms. अब जैसा कि हमने पढ़ा कि फूड जो है, फूड मटेरियल वो डिफर कर रहा है ऑर्गेनिजम्स का, जगह पे, इन्वायरमेंट पे, उसकी बॉडी डिजाइन पे, बहुत सारी चीजों पे, उसके बॉडी फंक्शंस पे डिफर कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिफरेंट डिफरेंट चाहिए होगा, डिफरेंट डिफरेंट वे से जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिफरेंट डिफरेंट चाहिए होगा। In single cell organisms, the food may be taken in by the entire surface. जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, वो उनके बॉडी में अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग पार्ट्स डिवाइड नहीं होते हैं। वो अपने पूरे सरफेस से, बॉडी के पूरे सरफेस से फूड का इंटेक, गैस का एक्सचेंज, वेस्ट पार्टिकल्स का रिमूवल, ये सारी चीजें करते हैं। तो वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड को अपने एंटायर सरफेस से ले सकते हैं। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इंक्रीजेस, डिफरेंट पार्ट्स become specialized to perform different functions. लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बॉडी की बढ़ती है, उनमें अलग अलग पार्ट्स स्पेशलाइज्ड होते हैं अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। जैसे कि अमीबा जो है वो फूड को अपने जो उसके बॉडी में टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन होता है, फिंगर के जैसा एक एक्सटेंशन होता है उसके बॉडी में सेल सरफेस से, उससे अपने फूड को लेता है। वो उस स्ट्रक्चर से फूड को पूरी तरह से कवर कर लेता है, उसको अपनी बॉडी में फ्यूज कर लेता है और मतलब एक फूड वैक्यूल बनाता है। Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones, which then diffuse into the cytoplasm. उसके बाद वो जो फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड लेता है अमीबा, उसका ब्रेक डाउन करता है फूड वैक्यूल के अंदर ही। उसके बाद उसका फूड पार्टिकल का ब्रेकडाउन होने के बाद डिफ्यूजन होता है साइटोप्लाज्म में। The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. और जो undigested part बच जाता है फूड का, वो सेल के सरफेस पे चला जाता है और वहां से वो बाहर निकल जाता है, यानी कि अमीबा की बॉडी से अलग हो जाता है। In paramecium, which is also a unicellular organism, the cell has a definite shape and food is taken in at a specific spot. Paramecium जो है वो भी unicellular organism है, उसमें भी जो एक डेफिनेट, उसका भी एक डेफिनेट शेप होता है और एक स्पेसिफाइड स्पॉट होता है जहां पे वो फूड इनटेक करता है, यानी कि एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, मतलब कि वो स्पेशली फूड इनटेक करने के लिए ही एक जगह होता है उसकी बॉडी पे जहां से वो फूड इनटेक करता है। Food is moved to this spot by the movement of cilia which cover the entire surface of the cell. जो पारामीजियम होते हैं उनमें सीलिया लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है उसके पूरी बॉडी सरफेस पे, जिसको सीलिया कहते हैं। उसकी मदद से वो मूवमेंट करता है और फूड को उस स्पॉट पे पहुंचाता है जहां से उसको इंटेक करना है। फिर वो उसका डाइजेशन करता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। Here you can see the amoeba taking food. This is single-celled organism amoeba. This is finger-like structure. This is food particles. ये second picture में इसने cover कर लिया उसको, food particle को। यहाँ food vacuole बना लिया उसने third picture में।
फिर फूड पार्टिकल का फोर्थ पिक्चर में डिफ्यूजन हो गया साइटोप्लाज्म में. ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. ओके, the alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में एक एलिमेंट्री कैनाल होता है. एलिमेंट्री कैनाल एक लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक लंबा ट्यूब जैसा, पाइप जैसा, जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक जाके एंड होता है. वी कैन सी दैट the tube has different parts. Various regions are specialized to perform different functions. देखिए, जैसा कि हम फिगर 6.6 में देख सकते हैं कि जो ये हमारा ये है एलिमेंट्री कैनाल है. इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और हर अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड है. देखिए, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल. वी कैन what happens to the food once it enters our body? We shall discuss this process here. एक बार अगर हमारे बॉडी के अंदर जब भोजन चला जाता है तो उसका क्या होता है, इस बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. Naturally, the food has to process to generate particles which are small and of the same texture. हम लोग अलग अलग प्रकार का फूड लेते हैं, अलग अलग प्रकार का भोजन लेते हैं, लेकिन सारे भोजन को सेम डाइजेस्टिव प्रोसेस से होके गुजरना होता है. और ये जो जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं उनको प्रोसेस्ड होके स्मॉल पार्टिकल जनरेट करना होता है, जो कि जिनका टेक्सचर यानी कि जो सेम तरीके के हों, सेम शेप में हों, सेम साइज के हों, ऐसे पार्टिकल्स में उनको टूटना होता है प्रोसेस्ड होके. दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ. और ये कैसे होता है? जब हम अपने दांतों से फूड को क्रश करते हैं, चिबाते हैं, तोड़ते हैं. सिंस द लीनिंग ऑफ द कैनाल इट्स सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट पासेस स्मूथ. और हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो उसकी वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो उसकी लीनिंग जो होती है वो सॉफ्ट होती है. और जो हमारा फूड होता है वो हमारे माउथ के अंदर वेट हो जाता है, यानी कि गीला हो जाता है, ताकि स्मूथली एलिमेंट्री कैनाल से वो पास हो सके. When we eat something we like our mouth waters. जब भी हम लोग कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है. This is actually not only water but a fluid called saliva secreted by the salivary glands. एक्चुअली में ये वाटर नहीं होता है सिर्फ, ये एक्चुअली में ये एक फ्लूइड होता है जिसको हम सैलाइवा कहते हैं, जो सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, उनके द्वारा सैलाइवा सिक्रेट किया जाता है. Another aspect of the food we ingest is its complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. This is done with the help of biological catalyst called enzymes. हम जो फूड लेते हैं अगर उन्हें एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब होना होता है तो उन्हें स्मॉलर पार्टिकल्स में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटना जरूरी होता है. और ये कैसे होता है? ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की मदद से होता है, जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं. The saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down a starch which is a complex molecule to give sugar. जो सलाइवा होता है, जो हमारे माउथ में सिक्रेट होता है, वो एक एंजाइम कंटेन करता है जिसको हम सैलिवरी अमाइलेज कहते हैं. दैट्स ब्रेक डाउन स्टार्च, जो स्टार्च बोलते हैं, जो कि स्टार्च को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करता है. स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है शुगर देने के लिए, शुगर बनाने के लिए. The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue.
जो हम भोजन खाते हैं तो पहले मुंह में जब हम डालते हैं तो वो अच्छी तरह से सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, और हम जब उसे चबाते हैं तो हमारे पूरे माउथ में वो मूव करता है, हमारे ये जो मांस से बना जो टंग है हमारा, इसकी हेल्प से। इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। ये जरूरी है कि जो फूड है वो रेगुलेटेड मैनर में पूरे डाइजेस्टिव ट्यूब में वो मूव करे, ताकि उसका हर पार्ट, फूड का हर पार्टिकल अच्छे से प्रोसेस्ड हो properly. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसकी मसल्स से उसकी लीनिंग होती है, जो कि मतलब एक रिदमिक ऑर्डर में, मतलब एक रिदम से, मतलब जैसे मतलब इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल पे उसका वो होता है, मूवमेंट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको पुश करके आगे भेज सके। दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अकर ऑल अलोंग द गट। ये जो मूवमेंट होता है, रिदमिक मूवमेंट मसल्स का हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, और ये हमारे पूरे गट में होता है। ओके, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ओएसोफेगस। ये देखिए, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। यहाँ से फूड यानी कि माउथ से जब हम लोग ओएसोफेगस से फूड, ओएसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं, वहां से फिर वो स्टमक में जाता है। The stomach is a large organ which expands when food enters it. स्टमक हमारे बॉडी का एक बड़ा ऑर्गन है जो एक्सपैंड करता है, यानी कि बड़ा हो जाता है जब उसमें फूड एंटर करता है। The muscular walls of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juices. जो हमारे स्टमक का जो मस्कुलर वॉल होते हैं वो हेल्प करते हैं फूड को अच्छी तरह से और भी डाइजेस्टिव जूसेस में मिक्स होने में। पहले भी तो डाइजेस्टिव जूस मिक्स हो चुका है हमारे फूड से हमारे माउथ में। सलाइवा भी तो एक डाइजेस्टिव जूस है जो सैलिवरी ग्लैंड कंटेन करते, सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है जो सलाइवा, और वो एक एंजाइम कंटेन करता है जिसको बोलते हैं सैलिवरी अलाइमेज, जो हमारे स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है, कन्वर्ट करता है शुगर में। ओके, दिस डाइजेशन फंक्शंस आर टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। और ये जो डाइजेशन का फंक्शन होता है इसका टेक केयर कौन करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारे स्टमक के वॉल में होता है। दिस रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl रिलीज होता है। अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस, और जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको पेप्सिन कहते हैं, और म्यूकस रिलीज होता है। तीन चीजें रिलीज होती हैं यहाँ से, HCl, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला पेप्सिन and mucus. The hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में रिलीज होता है वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जो हेल्प करता है पेप्सिन एंजाइम को एक्शन में, उसको एक्टिव होने में हेल्प करता है। What other function do you think is served by the acid? आपको क्या लगता है कि बाकी और कौन सा फंक्शन है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के अंदर रिलीज होके करता है? The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal condition. जो म्यूकस रिलीज होता है वो हमारे स्टमक की लीनिंग को प्रोटेक्ट करता है
प्रोटेक्ट करता है जब हमारे स्टमक में एसिडिक फंक्शंस होते हैं, एसिडिक एक्शंस होते हैं। एसिड का मतलब एक्शन होता है नॉर्मल कंडीशंस में। We have often heard adults complaining about acidity. हमने हमेशा अक्सर सुना है कि बड़े एसिडिटी की शिकायत करते हैं। Can this be related to what has been discussed above? क्या ये उससे रिलेट किया जा सकता है जो हमने ऊपर पढ़ा? चलिए देखते हैं। The exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle which releases it in small amounts into the small intestine. The exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle which releases it in small amounts into the small intestine. जो फूड का जो एग्जिट होता है स्टमक से, यानी कि स्टमक से बाहर निकलने का जो फंक्शन होता है, ये स्फिंक्टर मसल के द्वारा होता है, जो स्मॉल अमाउंट में इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करती है स्टमक से निकाल के। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो है वो स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। This is the longest part of the alimentary canal which is fitted into a compact space because of extensive coiling. Small intestine जो है वो सबसे लंबा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जो सबसे कॉम्पैक्ट स्पेस में यानी कि छोटे स्पेस में होता है। बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव क्वाइलिंग, इसकी एक्सटेंसिव क्वाइलिंग की वजह से। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो अलग अलग एनिमल्स में डिफर करता है। इस बात पर डिपेंड होता है कि वो किस प्रकार का फूड लेते हैं। इस बात पर डिपेंड होकर स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज अलग अलग होती है अलग अलग एनिमल्स में। Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. Herbivores जो होते हैं, जो ग्रास खाते हैं, उन्हें लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होता है ताकि वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकें। मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट। मांस चूंकि ग्रास की अपेक्षा में डाइजेस्ट करना आसान होता है। Hence carnivores like tigers have a shorter small intestine. इसलिए कार्निवोर्स जो होते हैं जैसे कि टाइगर्स, वो उन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा चाहिए होता है। अब आपको ये तो पता है ना कि हार्बिवोर्स किसे कहते हैं और कार्निवोर्स किसे कहते हैं। हार्बिवोर्स उन्हें कहते हैं जो ग्रास खाते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, और कार्निवोर्स उसे कहते हैं जो मांस खाते हैं। The small intestine is the site of the complete digestion of carbohydrates, proteins and fats. यानी कि हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। और इनके डाइजेशन के लिए हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लीवर से और पैनक्रियाज से एंजाइम्स कलेक्ट करता है। लीवर और पैनक्रियाज एंजाइम सिक्रीट करती हैं जो हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। जो फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है वो एसिडिक होता है क्योंकि स्टमक में HCl रिलीज होता है, लेकिन पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं उनके वर्क करने के लिए फूड का अल्कलाइन होना यानी कि बेसिक होना जरूरी है। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर अकम्प्लिसेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। और अब ये कैसे होगा, ये कैसे बेसिक मीडियम कैसे होगा फूड का? जो लीवर बाइल जूस सेक्रेट करता है उसकी मदद से। बाइल जूस एक और वर्क करता है, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम।
फैट्स जो होते हैं वो इंटेस्टाइन में बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जो डिफिकल्ट बनाते हैं एंजाइम्स के लिए उन पे वर्क करना। बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम एक्शन। जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो इन फैट्स मॉलिक्यूल्स को, ये बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं और इस प्रकार एंजाइम का एक्शन एफिशिएंट हो जाता है, यानी कि एंजाइम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यानी कि एंजाइम और अच्छे तरीके से फैट पर वर्क कर पाता है, उसे डाइजेस्ट कर पाता है। This is similar to the emulsifying action of soaps on dirt that we have learnt about in chapter 4. ये वैसा ही है जैसा आपने chapter 4 में पढ़ा होगा कि dirt पर soap जैसे वर्क करता है, वैसे ही एंजाइम्स जो हैं वो फैट पर वर्क करती हैं। बाइल जूस जो है, बाइल सॉल्ट जो है वो बिगर फैट ग्लोब्यूल्स पर वर्क करती हैं। The pancreas secretes pancreatic juice which contain enzymes like trypsin for digestion of proteins and lipase for breaking down emulsified fats. पैनक्रिया जो होती है वो दो एंजाइम्स रिलीज करती है, एक ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है और दूसरा लाइपेज जो कि जो इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। The walls of the small intestine contains gland which secrete intestinal juice. जो small intestine के walls होते हैं वो भी ये कंटेन करते हैं, ग्लैंड्स कंटेन करते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करती हैं। The enzymes present in it finally convert the proteins to amino acids, complex carbohydrates into glucose and fats into fatty acids and glycerol. Finally, जो एंजाइम्स होती हैं वो प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देती हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देती हैं। The digested food is taken up by the walls of the intestine. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projection called villi, which increase the surface area for absorption. ये जो digested food materials हैं वो intestine के walls के द्वारा ले ली जाती हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में ये एंटर करता है और वहां पे जो इनर लीनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के उसमें बहुत सबसे पहले ये जो फूड होता है डाइजेस्टेड फूड होता है वो इंटेस्टाइन के वॉल्स के द्वारा ले ली जाती हैं। उनमें लीनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की, जिसे हम वेलाई कहते हैं, जो फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body. और जो villi होती हैं वो blood vessels richly supplied with blood vessels which मतलब blood vessels से कनेक्टेड होती हैं। blood vessels के थ्रू वो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स को पूरे बॉडी तक पहुंचाती हैं। Where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and the repairing of old tissues. जहां ये इनका यूटिलाइजेशन होता है एनर्जी फॉर्म करने के लिए, बॉडी को बढ़ाने के लिए, नए टिश्यूज बनाने के लिए एंड ओल्डर टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए। The unabsorbed food is sent into the large intestine where more villi absorb water from this material. अब ये बाकी जो unabsorbed food material बच जाते हैं वो large intestine में भेज दिए जाते हैं, जहां villi जो होते हैं उस food materials में जो water होता है उसको absorb करते हैं। The rest of the materials is removed from the body via the anus. और जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है एनस के थ्रू। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। और ये जो रिमूवल होता है वेस्ट मटेरियल का, ये स्फिंक्टर
एनल स्फिंक्टर की हेल्प से होता है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग ट्राई करिएगा, इन्हें हम कल डिस्कस करेंगे। कल के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस पढ़ देती हूँ। सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेकंड क्वेश्चन है वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। Third is what is the role of the acid in our stomach, and fourth is what is the function of digestive enzymes, and fifth is how is the small intestine designed to absorb digested food. तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने पढ़ा कि सबसे पहले हम फूड मटेरियल्स को इनटेक करते हैं अपने माउथ में, फिर हम सबसे पहले तो एलिमेंट्री कैनाल होता है हमारे माउथ से लेके एनस तक। सबसे पहले हम फूड मटेरियल्स को माउथ में लेते हैं, फिर उसको चिबाते हैं, हमारे माउथ में ही सैलिवरी ग्लैंड्स के थ्रू सलाइवा सीक्रेट होती है, एंड सलाइवा जो है एक एंजाइम कंटेन करती है जिसको सैलिवरी अमाइलेज बोलते हैं, जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती है। देन फूड जो है वो हमारा ऑसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है, स्टमक में HCl रिलीज होता है, एसिड रिलीज होता है, और भी कुछ जूसेस रिलीज होते हैं। वहां पे एसिडिक मीडियम हो जाता है हमारे फूड पार्टिकल्स का, उस फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होते हैं, फिर वहां से स्फिंक्टर मसल्स की हेल्प से वो धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे अमाउंट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में उनका कंप्लीट डाइजेशन होता है, उसके बाद फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, और जो बचे हुए फूड पार्टिकल्स होते हैं, फूड मटेरियल्स होते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिए जाते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वेलाई की हेल्प से। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो एनस के थ्रू एनल स्फिंक्टर की हेल्प से बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ओके, कल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार अच्छे से डाइजेशन और डिस्कस कर लूंगी, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो है रेस्पिरेशन। ओके, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।